नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी आरजे क्वीन और आपका स्वागत है एनी बुक समरीज चैनल पर, जहां हम लाते हैं दुनिया की सबसे बेहतरीन किताबों की कहानियां, सीख और वो राज जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने बातचीत और सौदेबाजी यानी समझौता या डील करने की कला के मायने ही बदल दिए हैं। जी हाँ, यह है क्रिस वॉस और टाल राइज की मशहूर किताब नेवर स्प्लिट द डिफरेंस। दोस्तों, इस किताब में लेखक ने हमें यह सिखाया है कि असली बातचीत जीतने के लिए आपको जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं है, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को समझने, सही सवाल पूछने और धैर्य से सुनने की ताकत चाहिए। तो आइए इस सीरीज की शुरुआत करते हैं और कदम दर कदम जानने की कोशिश करते हैं वो सबक जो आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर, एक समझदार नेगोशिएटर और एक सफल इंसान बना सकते हैं। पहला अध्याय, न्यू रूल्स मतलब नए नियम। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है बातचीत तो बस एक सामान्य चीज है, जैसे दाम भाव तय करना या किसी से अपनी बात मनवाना। लेकिन सच बताऊं तो बातचीत यानी नेगोशिएशन मतलब सौदेबाजी या समझौता करना ही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हथियार है। लेखक क्रिस वॉस कहते हैं कि यह किताब आपको पुराने तरीके नहीं बल्कि एकदम नए नियम सिखाएगी, क्योंकि पुरानी दुनिया में लोगों को लगता था कि बातचीत का मतलब है लॉजिक यानी तर्क और ठंडी दिमाग से सोचकर बात करना। लेकिन असली सच क्या है? इंसान सिर्फ तर्क से नहीं चलता, इंसान की भावनाएं ही उसका सबसे बड़ा इंजन होती हैं। अगर तुम किसी की भावनाओं तक पहुंच गए, अगर तुम उसके दिल को छू पाए, तो फिर चाहे सामने वाला कितना भी सख्त क्यों न हो, उसके ना को भी हाँ में बदला जा सकता है। ना मतलब इनकार, हाँ मतलब स्वीकार करना। लेखक अपने असली तजुर्बे बताते हैं कि उन्होंने एक फेडरल ब्यूरो के नेगोशिएटर के तौर पर कई बार ऐसे हालात संभाले जहां किसी की जान पर बनी होती थी। सोचो जरा, सामने बंदूकधारी खड़ा है और तुम्हें सिर्फ अपनी बातों से उसे झुकाना है। वहां कोई गणित, कोई पुराना फार्मूला काम नहीं आता। वहां काम आता है सिर्फ इंसानियत, सहानुभूति और सच्ची समझ। इस अध्याय में वो यही समझाते हैं कि बातचीत को सिर्फ सौदे की चीज मत समझो। ये तो एक कला है, एक मनोविज्ञान है जो हर रिश्ते में, हर काम में, हर मौके पर तुम्हें मदद करेगा। और सबसे पहली बात जो उन्होंने हमें सिखाई है वो ये कि अगर तुम सोचते हो कि तुम्हें बातचीत जीतनी है तो ये गलत है। बातचीत जीतने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए होती है। जब तुम इस नजर से देखोगे तो तुम्हारी सोच ही बदल जाएगी। और अब जब ये पहला अध्याय हमें नए नियमों का दरवाजा दिखाता है, तो अगला अध्याय हमें ले जाएगा और गहराई में, जहां हम जानेंगे एक मिरर बनो यानी दर्पण की तरह बनो, क्योंकि सामने वाले को समझने और उसका भरोसा जीतने का पहला कदम यही है। दूसरा अध्याय, बी अ मिरर यानी मिरर बनो। दोस्तों, सोचो जरा, जब हम किसी से बात करते हैं तो असल में हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि सामने वाला हमें समझे, हमारी बात सुने और धीरे धीरे हमारी सोच को अपनाए। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि हम सिर्फ बोलते चले जाते हैं और सामने वाले को सुनने की कोशिश ही नहीं करते। क्रिस वॉस कहते हैं कि बातचीत की सबसे ताकतवर तकनीक है मिररिंग यानी दर्पण बन जाना। मिररिंग मतलब सामने वाले की आखिरी कही हुई बात को या उसके छोटे छोटे शब्दों को दोहराना, जैसे दर्पण उसका ही चेहरा दिखाता है। और जब हम ऐसा करते हैं तो सामने वाले को लगता है कि हाँ, ये इंसान मेरी बात को गंभीरता से सुन रहा है, मेरी भावनाओं को समझ रहा है। मिररिंग मतलब दर्पण की तरह सामने वाले की बात को वापस दोहराना। यह बहुत मामूली सी बात लगती है, लेकिन इसका असर कमाल का होता है। सोचो, अगर कोई तुमसे कहे कि आज मेरा दिन बहुत कठिन था और तुम धीरे से दोहराओ कठिन था, किंतु सामने वाला खुद ब खुद और खुलकर बात करने लगेगा। लेखक कहते हैं कि FBI जैसे गंभीर हालात में भी मिररिंग ने चमत्कार किए हैं। जब सामने बंदूकधारी अपनी शर्तें बताता था और नेगोशिएटर उसी की बात का हिस्सा दोहराता था, तो सामने वाला थोड़ा थोड़ा खुलने लगता था, क्योंकि इंसान की सबसे गहरी चाहत यही है कि कोई उसे सुने, उसे महत्व दे। और जब ये चाहत पूरी होती है तभी असली भरोसा बनता है। इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें किसी से समझौता करना है या उसका भरोसा जीतना है तो हमें बहस करने की जरूरत नहीं, हमें बस दर्पण बनकर उसकी भावनाओं को वापस उसी को दिखाना है। और ये तकनीक सिर्फ FBI वाले हालात में नहीं बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी काम करती है, ऑफिस में, रिश्तों में या किसी भी बातचीत में। और जब तुम ये कला सीख लोगे तो लोग खुद ब खुद तुम्हारे सामने अपना दिल खोल देंगे। अब इस अध्याय ने हमें एक बेहद ताकतवर हथियार दे दिया है, सुनने की ताकत। लेकिन अगला अध्याय हमें और भी गहरी बात समझाएगा, जहाँ लेखक बताते हैं कि कैसे हमें सामने वाले की भावनाओं को लेबल करना चाहिए यानी उन्हें नाम देना चाहिए, ताकि सामने वाला महसूस करे कि उसकी भावनाओं को हम सच में समझते हैं। अब तीसरा अध्याय, नेवर स्प्लिट द डिफरेंस का तीसरा अध्याय, लेबलिंग इमोशंस मतलब भावनाओं को नाम दो। दोस्तों, इंसान शब्दों से ज्यादा
अपनी भावनाओं से पहचाना जाता है। जब कोई गुस्से में होता है, दुखी होता है या डरता है तो उसके भीतर का तूफान सिर्फ चेहरों और हाव भाव से बाहर आता है। लेकिन अगर सामने वाला उसकी उस भावना को समझ ले और उसका नाम लेकर उसे जाहिर कर दे तो जादू हो जाता है। क्रिस वॉस इस तकनीक को कहते हैं लेबलिंग। लेबलिंग का मतलब है सामने वाले की भावनाओं को पहचानना और उन्हें नाम देना। जैसे अगर कोई बहुत परेशान है और तुम कहो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत तनाव में हैं, या ऐसा लग रहा है कि आप इस बात से आहत हैं। इतना सुनते ही सामने वाला महसूस करता है कि उसकी भावनाओं को कोई देख रहा है, कोई समझ रहा है। और दोस्तों, जब इंसान को ये एहसास हो जाता है कि उसे कोई समझ रहा है तो उसके दिल का बोझ हल्का हो जाता है। लेखक बताते हैं कि FBI में जब वे बंधकों से बातचीत करते थे तो अक्सर सामने वाले की भावनाओं को लेबल करते थे। अगर अपराधी गुस्से में था तो कहते ऐसा लग रहा है कि आप बहुत नाराज हैं। अगर वह डरा हुआ था तो कहते शायद आप डर रहे हैं कि आपके साथ धोखा होगा। और ये छोटे छोटे शब्द सामने वाले के दिल को खोल देते थे, क्योंकि याद रखो, गुस्सा, डर और निराशा ये सब तब तक बढ़ते रहते हैं जब तक उन्हें कोई नाम नहीं देता। लेकिन एक बार जब उन्हें नाम मिल जाता है तो वे कमजोर हो जाते हैं। सोचो जरा, हमारी अपनी जिंदगी में भी ये कितना काम आता है। जब तुम्हारा दोस्त दुखी हो और तुम सिर्फ ये कह दो लगता है तुम्हें बहुत तकलीफ हो रही है, नहीं तो वो रोते रोते तुम्हें अपनी पूरी कहानी बता देगा। जब कोई ऑफिस में सहकर्मी दबाव में हो और तुम कहो लगता है ये काम आपको बहुत दबाव दे रहा है, तो वो तुरंत महसूस करेगा कि तुम उसकी तरफ हो। यही चीज रिश्तों में भी होती है। पति पत्नी, दोस्त या परिवार, अगर हम उनकी भावनाओं को नाम दें तो वो हमें दुश्मन नहीं बल्कि साथी मानेंगे। क्रिस वॉस कहते हैं जब आप किसी की भावना को नाम देते हैं तो आप उसका बोझ आधा कर देते हैं। ये सिर्फ बातचीत की तकनीक नहीं बल्कि इंसानियत की सबसे खूबसूरत आदत है। इस अध्याय से हमें यही सीख मिलती है कि सिर्फ सुनना ही काफी नहीं, हमें सामने वाले की अनकही भावनाओं को पहचान कर उन्हें शब्द भी देना है। और जब हम ऐसा करते हैं तो भरोसे का पुल बनता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगला अध्याय हमें सिखाएगा कि कैसे हम अपनी आवाज और अपने शब्दों के लहजे से सामने वाले के मन पर असर डाल सकते हैं, क्योंकि नेगोशिएशन सिर्फ शब्दों का खेल नहीं बल्कि आवाज का भी जादू है। चौथा अध्याय, डोंट चेज यस, एम्ब्रेस नो, मतलब हाँ का पीछा मत करो, ना को अपनाओ। दोस्तों, हम सब बचपन से यही सीखते आए हैं कि बातचीत में सामने वाले से हाँ सुनना ही जीत है। लेकिन क्रिस वॉस हमें एक बिल्कुल उलटी सच्चाई बताते हैं। वे कहते हैं कि असली ताकत ना में है। जरा सोचो, जब कोई तुमसे कहता है हाँ, तो क्या वह हमेशा सच्चा होता है? अक्सर लोग हाँ सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए कहते हैं या इसलिए कि उन्हें टकराव से बचना है। लेकिन जब कोई इंसान ना कहता है तो वह ईमानदार होता है, क्योंकि ना कहते समय उसके भीतर से उसकी असली सोच निकलती है। क्रिस वॉस ने FBI में देखा कि जब अपराधियों को मजबूर करके हाँ कहलवाया जाता था तो वे धोखा देते थे, लेकिन जैसे ही उन्हें ना कहने की आजादी दी जाती थी वे खुलकर बोलते थे, क्योंकि ना इंसान को सुरक्षा देता है। उसे लगता है कि वह कंट्रोल में है, और इंसान को अगर कंट्रोल का एहसास मिल जाए तो वह ज्यादा खुलकर सच्चाई सामने लाता है। लेखक कहते हैं कि बातचीत में हमें बार बार हाँ सुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि सामने वाले को ना कहने का मौका देना चाहिए। जैसे अगर तुम किसी क्लाइंट से बात कर रही हो और कहो क्या यह आपके लिए सही समय है, शायद वह हाँ कहे लेकिन अंदर से परेशान हो। लेकिन अगर तुम पूछो क्या मैंने आपको परेशान किया, तो सामने वाला अगर ना कहेगा तो उसे लगेगा कि वह सुरक्षित है, और यहीं से बातचीत गहरी हो जाती है। जरा अपनी जिंदगी में देखो, जब कोई तुमसे बार बार हाँ कहलवाने की कोशिश करता है तो कैसा लगता है? दबाव जैसा ना? लेकिन जब कोई पूछे क्या आप इस वक्त व्यस्त हैं और तुम ना कहकर खुद को आजाद महसूस करो तो कैसा सुकून मिलता है। यही है असली मनोविज्ञान। इस अध्याय की सबसे खूबसूरत सीख यही है कि बातचीत जीतने के लिए हमें हाँ नहीं बल्कि ईमानदार ना की तलाश करनी चाहिए, क्योंकि ना ही वह दरवाजा है जो भरोसे और सच्चाई की ओर खुलता है। तो दोस्तों, अगली बार किसी बातचीत में हाँ के पीछे मत भागो, सामने वाले को ना कहने दो और देखो कैसे बातचीत धीरे धीरे सही दिशा पकड़ लेती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे हम सही सवाल पूछकर सामने वाले को अपनी ओर मोड़ सकते हैं। सवाल जो बंद रास्तों को खोलते हैं और जिनसे बातचीत सिर्फ बात नहीं बल्कि हल की तरफ बढ़ती है। अब चलते हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के 5वें अध्याय की ओर। 5वां अध्याय, डेयर रियलिटी, मतलब उसके संसार को आकार दो। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि बातचीत में ना को अपनाना कितना जरूरी है, लेकिन अब सवाल है जब सामने वाला खुलकर बोलने लगे तो हम उसकी सोच को अपनी दिशा में कैसे मोड़ें। यही है इस अध्याय का असली सबक। क्रिस वॉस कहते हैं कि इंसान को समझाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे ऐसा महसूस कराना कि समाधान उसी ने निकाला है, क्योंकि जब कोई सोचता है कि यह उसका अपना आइडिया है तो वह पूरी दिल से उस पर भरोसा करता है। सोचो, अगर तुम किसी दोस्त को कहो तुम्हें ऐसा करना चाहिए तो शायद वह मान ले
या शायद टाल दे। लेकिन अगर तुम उसे सवालों के जरिए इस सोच तक पहुंचाओ कि तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा रास्ता क्या है, तो वह खुद उस नतीजे तक पहुंचेगा जो तुम चाहती हो। और जब वह रास्ता उसका अपना लगेगा तो वह पूरे विश्वास से उस पर चलेगा। इसे ही लेखक कहते हैं सामने वाले के संसार को आकार दो। मतलब बातचीत में ऐसे सवाल पूछो जो खुले हों, जिनका जवाब सामने वाला सोच समझ कर दे। ऐसे सवाल जिन्हें क्रिस वॉस कैलिब्रेटेड क्वेश्चंस यानी संतुलित सवाल कहते हैं। ये सवाल किसी को कोने में धकेलते नहीं बल्कि रास्ता दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी से कहो क्या तुम ये कर सकते हो, तो जवाब होगा हाँ या ना। लेकिन अगर तुम पूछो मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये तो सामने वाला सोचने पर मजबूर होगा और समाधान खुद देगा। ये तकनीक न सिर्फ बिजनेस या नेगोशिएशन में काम आती है, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी, जैसे घर में, ऑफिस में, दोस्तों से या रिश्तों में। जब हम सामने वाले से सही सवाल पूछते हैं तो वह हमारी सोच को समझने लगता है और धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ता है जहां हम चाहते हैं। लेखक बताते हैं कि FBI की बातचीतों में भी यही तरीका सबसे कामयाब साबित हुआ। अपराधियों से यह पूछने पर कि हम यह काम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, वे खुद ही रास्ता सुझाने लगते थे और यही रास्ता बातचीत को हल की तरफ ले जाता था। तो इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है कि बातचीत में आदेश देने की जगह सवाल पूछो। सामने वाले को उसकी ही सोच के रास्ते पर चलाओ। जब उसे लगेगा कि यह फैसला उसका अपना है तो तुम्हारी जीत पक्की है। और अब अगले अध्याय में हम और गहराई से समझेंगे कि कैसे छोटी सी सुनने की कला हमें सबसे बड़ी जीत दिला सकती है। क्योंकि कई बार बातचीत जीतने के लिए बोलना नहीं बल्कि चुपचाप सुनना ही सबसे ताकतवर हथियार होता है। अब चलते हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के 6वें अध्याय की ओर। 6वां अध्याय, क्रिएट द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल, मतलब सुनो और चुप्पी को बोलने दो। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि सवाल पूछकर सामने वाले के संसार को आकार कैसे दिया जाता है। लेकिन जरा सोचो, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर कौन सा होता है, जो बोलने में माहिर हो या जो सुनने में? हाँ, असली ताकत तो सुनने में ही है। यही बात इस अध्याय में क्रिस वॉस हमें सिखाते हैं। लेखक कहते हैं कि बातचीत जीतने का सबसे आसान और कारगर तरीका है सामने वाले को बोलने दो। हम सबको आदत होती है कि जवाब तुरंत देना है, तर्क करना है, अपनी बात साबित करनी है। लेकिन असली जीत वहाँ होती है जब तुम थोड़ी देर चुप रहकर ध्यान से सुनो और सामने वाले को अपनी चुप्पी से सोचने पर मजबूर करो। सुनना मतलब सिर्फ कानों से आवाज पकड़ना नहीं, बल्कि सामने वाले की भावनाओं को महसूस करना, उसके शब्दों के पीछे छिपा डर, गुस्सा या चाहत समझना। जब हम सचमुच सुनते हैं तो सामने वाला खुलने लगता है और जब वह खुलता है तो बातचीत का आधा युद्ध पहले ही जीत लिया जाता है। क्रिस वॉस अपनी FBI की ड्यूटी का एक किस्सा बताते हैं। एक बार एक अपहरणकर्ता लगातार गुस्से में चिल्ला रहा था। एजेंट्स बार बार समझाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन कुछ असर नहीं हो रहा था। तभी लेखक ने बस चुप रहना शुरू किया और बीच बीच में छोटे शब्द बोले, जैसे हूँ, समझ रहा हूँ। और धीरे धीरे अपहरणकर्ता की आवाज धीमी हो गई। उसने अपनी असली समस्या बतानी शुरू की और यही वह पल था जिसने बातचीत की दिशा बदल दी। सोचो ना, कितनी बार हमारे घर में, दोस्तों के बीच या रिश्तों में झगड़े सिर्फ इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हम एक दूसरे को सुनते ही नहीं। अगर हम थोड़ी देर चुप रह जाएं तो शायद सामने वाला खुद ही वो बातें कह दे जो हमें चाहिए। लेखक इस तकनीक को एक्टिव लिसनिंग यानी सक्रिय सुनना कहते हैं। इसका मतलब है सामने वाले के हर शब्द, हर टोन, हर भावना को समझना और फिर बीच बीच में छोटी छोटी खामोशियां छोड़ देना ताकि सामने वाला खुद और ज्यादा बोलने लगे। ये खामोशी ही सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि इंसान खामोशी से डरता है और उस डर को भरने के लिए बोलने लगता है और जब वह बोलता है तो सच धीरे धीरे बाहर आ जाता है। तो दोस्तों, इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, बोलने की जल्दी मत करो, सुनो और चुप्पी को बोलने दो, क्योंकि कभी कभी चुप्पी ही सबसे ताकतवर आवाज होती है। अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि कैसे सामने वाले से एक छोटा सा हाँ सुन लेना ही काफी नहीं है, बल्कि असली खेल है उस हाँ के पीछे की सच्चाई समझना। आगे बढ़ते हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के 7वें अध्याय की ओर। 7वां अध्याय, द इल्यूजन ऑफ यस, मतलब हाँ की असली सच्चाई। दोस्तों, आपने गौर किया होगा कि हमारी रोजमर्रा की बातचीत में हाँ, यस मतलब हाँ सुनते ही हमें लगता है कि सब ठीक हो गया, सामने वाला मान गया। लेकिन सच कहूँ तो यही सबसे बड़ा धोखा है। क्रिस वॉस इस अध्याय में बताते हैं कि दुनिया में हाँ की 3 किस्में होती हैं। एक है नकली हाँ, दूसरी है टाल मटोल वाली हाँ और तीसरी है असली पक्की हाँ। और अक्सर लोग हमें पहली या दूसरी हाँ देकर खुश कर देते हैं ताकि हम चुप हो जाएं, जबकि असली राज तो अंदर ही अंदर छिपा रहता है। सोचो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि किसी दोस्त ने कहा हाँ मैं आ जाऊंगा और फिर आया ही नहीं, या किसी रिश्तेदार ने कहा हाँ देखूंगा और फिर कभी देखने का नाम नहीं लिया। ये सब नकली या टाल मटोल वाली हाँ होती है। लेकिन हमें चाहिए असली हाँ, वो हाँ जिसमें भरोसा हो, जिसमें सामने वाला पूरी तरह तैयार हो। तो लेखक हमें बताते हैं कि इस असली हाँ तक पहुंचने के लिए सबसे जरूरी है सामने वाले का ना। नो मतलब ना
सुनना। सुनकर अजीब लगेगा, है ना? लेकिन जब कोई इंसान ना कहता है तो उसे लगता है कि उसने अपनी आजादी बचा ली, उसने खुद का बचाव कर लिया। और यही पल होता है जब वो सच बोलना शुरू करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी से पूछें क्या आप इस काम के लिए तैयार हैं, तो शायद वो हाँ कह दे सिर्फ आपको टालने के लिए। लेकिन अगर आप पूछो क्या ये विचार आपके लिए बुरा है, तो शायद वो साफ बोले ना, ऐसा नहीं है। और यही ना आपको असली बातचीत के करीब ले आता है। क्रिस वॉस का मानना है कि बातचीत में हमें बार बार छोटी छोटी हाँ पाने की जगह सामने वाले को आराम से ना कहने देना चाहिए, क्योंकि ना के बाद इंसान ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है और दिल खोलकर अपनी असली सोच बताने लगता है। इस अध्याय में एक और खूबसूरत बात है, असली भरोसा तब बनता है जब हम किसी को हाँ के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि उसे चुनने की आजादी देते हैं। चाहे वो परिवार की बात हो, दोस्तों की या किसी बड़ी डील की। हाँ तभी मायने रखती है जब वो दिल से निकली हो, मजबूरी से नहीं। तो दोस्तों, इस अध्याय की सीख यही है, हाँ पर जल्दी भरोसा मत करो। असली जादू ना में छिपा होता है। जब सामने वाला खुलकर ना कहता है, तभी हमें उसकी सच्ची सोच तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। और अब अगले अध्याय में हम जानेंगे कि बातचीत में फेयरनेस यानी न्याय और बराबरी का एहसास कितना ताकतवर होता है, और क्यों लोग इंसाफ के नाम पर अपनी सबसे बड़ी डील्स भी बदल देते हैं। अब आते हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के 8वें अध्याय पर। 8वां अध्याय, फेयरनेस मतलब इंसाफ की ताकत। दोस्तों, इंसान चाहे कितना भी समझदार, अमीर या ताकतवर क्यों न हो, एक चीज के आगे सब झुकते हैं, और वो है इंसाफ यानी फेयरनेस मतलब न्याय, बराबरी। इस अध्याय में क्रिस वॉस हमें बताते हैं कि बातचीत और समझौते का सबसे बड़ा हथियार है इंसाफ का एहसास। अगर सामने वाले को जरा भी लगा कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है, तो समझो पूरी डील हाथ से निकल जाएगी। सोचो कितनी बार आपने सुना होगा, ये ठीक नहीं है, ये नाइंसाफी है, या मेरे साथ गलत हो रहा है। ये शब्द जैसे ही निकलते हैं, इंसान की भावनाएं हावी हो जाती हैं। फिर लॉजिक, पैसों की कीमत, फायदे नुकसान सब पीछे छूट जाता है। यही वजह है कि बड़े से बड़े लोग भी न्याय के नाम पर हार मान लेते हैं। क्रिस वॉस कहते हैं कि बातचीत के दौरान 3 तरह से इंसाफ का कार्ड खेला जाता है। पहला, सामने वाला आपको फंसाने के लिए कहेगा मैं बस इंसाफ चाहता हूँ। ये सुनते ही आपके अंदर डर पैदा होगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। दूसरा, आप खुद सामने वाले को कह सकते हो मैं बस इंसाफ चाहता हूँ, ताकि उसे लगे कि आप ईमानदारी से खेल रहे हो। और तीसरा, सबसे सच्चा तरीका, जब आप वास्तव में बराबरी का रिश्ता रखते हुए कहते हो चलो हम दोनों के लिए ये डील इंसाफ वाली बने। लेखक बताते हैं कि सबसे खतरनाक स्थिति तब होती है जब कोई कहता है आप मेरे साथ नाइंसाफी कर रहे हैं, क्योंकि ये सुनते ही अक्सर लोग बचाव में चले जाते हैं और बातचीत पटरी से उतर जाती है। इसलिए एक समझदार नेगोशिएटर वही है जो सामने वाले को हमेशा महसूस कराए कि उसके साथ बराबरी का ईमानदार व्यवहार हो रहा है। अब जरा अपने जीवन से सोचो, जब घर में 2 भाई बहन चॉकलेट बांटते हैं तो माँ अक्सर कहती है एक बांटेगा और दूसरा चुनेगा। क्यों? ताकि दोनों को इंसाफ लगे। या ऑफिस में जब प्रमोशन होता है और किसी को लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, तो वो सालों तक उस कंपनी के लिए पूरी मेहनत नहीं करता। तो ये साफ है कि इंसाफ सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि इंसान की गहरी जरूरत है। अगर आप इसे समझ गए तो किसी भी बातचीत को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। इस अध्याय का सार यही है, सामने वाले को हमेशा ये महसूस कराओ कि तुम उसे बराबरी की नजर से देख रहे हो, उसका हक मारने नहीं आए। जब इंसाफ का एहसास बना रहता है, तब दिल खुलते हैं, रिश्ते गहरे होते हैं और डील्स मजबूत होती हैं। और दोस्तों, अगले अध्याय में हम एक और गहरी ताकत के बारे में जानेंगे, एंकरिंग और कंट्रोल, यानी कैसे बातचीत की दिशा अपने हाथ में रखी जाती है और क्यों कभी कभी सही सवाल पूछना ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। पढ़ते हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के 9वें अध्याय की ओर। 9वां अध्याय, एंकरिंग और कंट्रोल मतलब नियंत्रण का भ्रम पैदा करो। दोस्तों, इस अध्याय में क्रिस वॉस एक बेहद दिलचस्प बात बताते हैं, इंसानों को सबसे ज्यादा क्या चाहिए। जवाब है कंट्रोल यानी नियंत्रण। हर इंसान को लगता है कि वो खुद फैसले ले रहा है, वो अपनी जिंदगी का मालिक है, और नेगोशिएशन की दुनिया में ये एहसास ही सबसे बड़ा हथियार है। सोचो, अगर कोई सीधे सीधे तुम्हें आदेश दे कि ये करो, तो तुम्हारा मन तुरंत विरोध करने लगता है। लेकिन अगर वही इंसान चुपचाप तुमसे ऐसा सवाल पूछे कि तुम्हें लगे जवाब तुम्हारे हाथ में है, तो तुम वही कर दोगे जो वो चाहता है, और तुम्हें लगेगा कि ये तुम्हारा ही फैसला है। यही है कंट्रोल का भ्रम। क्रिस वॉस बताते हैं कि बातचीत में कैसे, हाउ मतलब किस तरह, और क्या, व्हाट मतलब क्या करना है, जैसे सवाल ही सबसे ताकतवर होते हैं। ये सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं और उसे लगता है कि वो ही बातचीत चला रहा है, लेकिन हकीकत में असली नियंत्रण आपके पास रहता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई आपकी कीमत पर दबाव डाल रहा है,
तो आप बस इतना पूछिए, मैं इसे कैसे संभव बनाऊं? हाउ कैन आई मेक दिस हैपन? ये सवाल सामने वाले को उलझा देगा और वो खुद ही हल ढूंढने लगेगा। ऐसे में आप पर दबाव कम हो जाएगा और कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। लेखक एक और दिलचस्प रणनीति बताते हैं, नो की ताकत। हम अक्सर सोचते हैं कि हाँ ही सबसे जरूरी है, लेकिन असली आजादी और कंट्रोल तब मिलता है जब सामने वाला ना कह पाता है, क्योंकि ना कहने से उसे सुरक्षा का एहसास होता है और तभी वो दिल से आगे बातचीत करने को तैयार होता है। अब जरा सोचो, कितनी बार तुम्हें फोन कॉल आए होंगे, कोई बेचने वाला कहता है, क्या आप अभी बात कर सकते हैं? अगर तुम हाँ कह दो तो तुरंत बेचैनी होती है कि अब वो तुम्हें पकड़े रखेगा, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले ना कहने का तो तुम ज्यादा आराम से सुनते हो। यही फर्क है। क्रिस वॉस कहते हैं कि बातचीत में सामने वाले को जितना ज्यादा कंट्रोल का एहसास दिलाओगे, उतना ही आसानी से वो तुम्हारे मुताबिक चलेगा। बस उसे ये लगना चाहिए कि फैसले उसी के हाथ में हैं, जबकि असली खेल तुम्हारे पास है। तो इस अध्याय की सीख यही है, बातचीत में सीधे आदेश मत दो, सवाल पूछो। कैसे और क्या जैसे सवाल सामने वाले को ताकतवर महसूस कराते हैं, लेकिन डोर तुम्हारे हाथ में रहती है। और याद रखो, असली भरोसा तब आता है जब इंसान बिना डर के ना कह सके। अब दोस्तों, अगले अध्याय में हम किताब के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की ओर बढ़ेंगे, ब्लैक स्वान, यानी वो अनदेखे छिपे हुए राज और जानकारी जो पूरी बातचीत का रुख बदल सकते हैं। अब हम पहुंच गए हैं नेवर स्प्लिट द डिफरेंस के 10वें और आखिरी अध्याय पर। 10वां अध्याय, ब्लैक स्वान की ताकत। दोस्तों, इस अध्याय का नाम है ब्लैक स्वान। ब्लैक स्वान मतलब काला हंस। ब्लैक स्वान असल में एक प्रतीक है ऐसी छिपी हुई जानकारी या राज का, जो अगर सामने आ जाए तो पूरी बातचीत की दिशा बदल सकती है। क्रिस वॉस कहते हैं कि हर बातचीत, हर नेगोशिएशन में कुछ ऐसे छिपे हुए तथ्य होते हैं जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं होता या सामने वाला जानबूझकर छुपाता है, और जैसे ही ये ब्लैक स्वान सामने आते हैं, खेल पूरी तरह पलट जाता है। सोचो, जब तुम किसी से डील कर रही हो और तुम्हें लगता है कि सामने वाला सिर्फ पैसे की बात कर रहा है, लेकिन अचानक पता चला कि उसके लिए असली मुद्दा पैसे से ज्यादा समय है, मतलब उसे डील जल्दी पूरी करनी है। बस यही ब्लैक स्वान है। अब अगर तुमने ये पकड़ लिया तो तुम कीमत पर अड़ी रह सकती हो, क्योंकि तुम जानती हो कि असली दांव कहीं और है। क्रिस वॉस बताते हैं कि ब्लैक स्वान खोजने के लिए 3 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है: सुनना, देखना और सवाल करना। कभी कभी सामने वाले के बोलने का अंदाज, उसके चेहरे के हाव भाव या बातचीत में छुपे हुए छोटे छोटे इशारे बड़े राज खोल देते हैं, लेकिन ये तभी होता है जब तुम धैर्य से, पूरी तन्मयता से सुन रही हो। एक और दिलचस्प बात यह है कि ब्लैक स्वान अक्सर सामने वाले की जरूरतों, डर और उम्मीदों से जुड़े होते हैं। जैसे किसी क्लाइंट को लगता है कि अगर ये डील फेल हुई तो उसका बॉस उससे नाराज होगा। ये डर उसका असली ब्लैक स्वान है। अगर तुमने ये समझ लिया और उसे भरोसा दिला दिया कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी ताकि तुम्हें ऊपर जवाब न देना पड़े, तो तुमने आधी जीत हासिल कर ली। लेखक कहते हैं कि बातचीत में हमें हमेशा खुला दिमाग रखना चाहिए। कभी भी ये मानकर मत चलो कि तुम सब जानती हो, क्योंकि जब तुम ये मान लेती हो कि हमेशा कुछ छुपा हुआ है, तभी तुम सतर्क रह पाती हो और सही समय पर उस ब्लैक स्वान को पकड़ लेती हो। अब सोचो, अपने जीवन में कितनी बार तुमने किसी से बात की और बाद में जाना कि उसके असली इरादे कुछ और ही थे। जैसे कोई दोस्त मिलने से मना कर दे और तुम सोचो कि वो व्यस्त है, लेकिन बाद में पता चले कि वो किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा था। वो जानकारी अगर पहले मिल जाती तो तुम्हारा व्यवहार उसके लिए और नरम हो सकता था। यही है ब्लैक स्वान की असली ताकत। इस आखिरी अध्याय की सीख यही है, कभी मत सोचो कि तुम सब जानती हो। हमेशा मानो कि बातचीत में छुपा हुआ सच है, और जैसे ही तुमने वो सच पकड़ लिया, तुम्हारे पास पूरी डील को अपने पक्ष में मोड़ने की ताकत आ जाएगी। दोस्तों, इस तरह नेवर स्प्लिट द डिफरेंस हमें सिखाती है कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं, बल्कि मन, भावनाओं और छुपी हुई सच्चाइयों का विज्ञान है। हर अध्याय हमें एक नया नजरिया देता है: सुनना, समझना, सही सवाल पूछना, इंसाफ दिखाना और सबसे बढ़कर ब्लैक स्वान को ढूंढना। और सच कहूँ तो ये किताब हमें सिर्फ नेगोशिएशन ही नहीं सिखाती, बल्कि रिश्ते निभाना और इंसान को गहराई से समझना भी सिखाती है। दोस्तों, इस किताब की यात्रा में हमने सीखा कि बातचीत केवल शब्दों का लेन देन नहीं है, बल्कि यह दिल और दिमाग के बीच का एक गहरा संबंध है। हर अध्याय ने हमें यह समझाया कि सामने वाले को समझना, उसकी भावनाओं को महसूस करना और उसकी छिपी हुई जरूरतों को पकड़ना ही असली नेगोशिएशन मतलब सौदेबाजी है। क्रिस वॉस ने हमें दिखाया कि सबसे बड़ी ताकत हमारी आवाज में, हमारे धैर्य में और हमारे सवालों में छुपी होती है। चाहे वो ना को सुनने की कला हो, मिररिंग मतलब सामने वाले के शब्दों को हल्के से दोहराना हो, टैक्टिकल एम्पैथी मतलब सामने वाले की भावनाओं को महसूस कर
समझदारी से इस्तेमाल करना हो या फिर ब्लैक स्वान मतलब छुपा हुआ राज को खोज लेना, ये सब हमें सिर्फ एक बेहतर नेगोशिएटर ही नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान भी बनाते हैं। इस किताब का असली संदेश यही है, बातचीत को कभी आधा आधा बांटकर खत्म मत करो। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो धैर्य से सुनता है, गहराई से समझता है और सही वक्त पर सही सच को पकड़ लेता है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से बात करें, चाहे वो परिवार हो, दोस्त हो, बिजनेस हो या कोई डील, याद रखिएगा कि हर शब्द के पीछे एक भाव छुपा है और हर भाव के पीछे एक ब्लैक स्वान। अगर आपने उसे ढूंढ लिया तो जीत आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह सफर उतना ही प्रेरणादायक और सशक्त लगा होगा जितना मुझे। अगर आपको यह किताब की समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हम अगली बार भी इसी तरह की जबरदस्त और दिल को छू लेने वाली किताबों के साथ मिल सकें। दोस्तों, यही थे इस अध्याय के वो जरूरी सबक जो हमें हमारी बातचीत, रिश्तों और जिंदगी को और बेहतर बनाने की राह दिखाते हैं। उम्मीद है कि आपको इसमें कुछ ऐसा जरूर मिला होगा जो आपके दिल को छू गया हो और जिसे आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना चाहेंगे। अगर यह सफर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इस चैनल एनी बुक समरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम इसी किताब के और भी मजेदार और कामयाब बनाने वाले अध्यायों की गहराई में उतरेंगे। याद रखिए, हर दिन एक नया मौका है सीखने का, बदलने का और खुद को और बेहतर बनाने का। मैं हूं आपकी आरजे क्वीन। मिलती हूं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सपनों को साकार करने की राह पर चलते रहिए।